के दिल को बहुत ठंडक पड़ गई होगी कि मोदी जी ने पाकिस्तान से बदला ले लिया। क्या किया? पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल को हमारे यहाँ बैन कर दिया। पीछे भी जब हमारे सैनिकों पर हमला हुआ था तब मोदी जी ने टिकटॉक बैन किया था, बदला ले लिया था, पूरा बर्बाद कर दिए थे उनको। ये कौन सा तरीका है बदला लेने का? 56 इंच का छीना बोल के ये सारी मीडिया जो है वो हवा करती है। अरे किन्नरों का भी 56 इंच का सीना होता है। ये इंसान उनसे भी गया गुजरा है, वो तो एक बार कुछ कर लेंगे लेकिन ये कुछ नहीं कर सकता। खैर, अभी जो पहलगाम में हमला हुआ है इसमें शक करने की गुंजाइश कहाँ है? जैसे कि हमलावर आए, बड़ी शांति से उन्होंने धर्म पूछा और गोलियां मार दी, 28 लोग मार दिए, वापस चले गए। तब तक हमारी जो सुरक्षा एजेंसियां थी या मिलिट्री थी किसी को पता नहीं चला। अगर आप कुछ सैनिकों के बयान सुनोगे तो आपको पता चलेगा कि क्या होता है। इन सैनिकों के जो अफसर होते हैं, जो कुछ ये सरकार में बैठे हुए जो लोग हैं उनके अंडर होते हैं, तो उनको ऑर्डर दिया जाता है कि वहाँ से सेना को हटा लो, तो सेना को हटा दिया जाता है। फिलहाल भी सोशल मीडिया पर एक सैनिक का इस तरह का बयान है कि हमको हटाया गया था और फिर उसके बाद वो आतंकवादी अंदर आए या उनको अंदर आने के लिए इस तरह से रास्ता साफ कर दिया जाता है। इसका क्या मतलब है? दूसरा एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पुलवामा जब हमला हुआ था उसके कुछ दिन बाद उसका जो मास्टरमाइंड था पुलवामा के हमले का, नवीद बाबू, ये नवीद बाबू बहुत बड़े, जैसे मोहम्मद जैसे ऐसे संगठन का एक पदाधिकारी है। तो ये घाटी से निकलकर दिल्ली आना चाहता था खुली हवा में, कहीं गलती से कोई उड़ा ना दे। इसके साथ और कई साथी भी थे। इन सब को लेकर कश्मीर में जो ऑन ड्यूटी डीएसपी था देविंदर सिंह, वो लेकर इनको आ रहा था। अब ये तो हो नहीं सकता कि कश्मीर में जितनी पुलिस तैनात है, जितनी मिलिट्री तैनात है, उन सबको पता हो कि भाई देविंदर सिंह को, इन लोगों को दिल्ली पहुंचाने का जिम्मा हमारे सरकार ने दिया है और उनको जाने देना चाहिए। सबको तो पता नहीं होता है। तो एक पुलिस चौकी पे उनको पकड़ लिया गया। हालांकि वो सारे के सारे पगड़ी वाले भेष में थे ताकि कोई शक ना करे। पकड़े भी गए। सोशल मीडिया पर चर्चा भी हुई, मीडिया में थोड़ी बहुत चर्चा हुई और फिर उन पर केस भी दर्ज हुई। अभी इसमें जो भी जांच हुई वो कैसे होनी थी सबको पता है। उसके बाद जो सीबीआई या एनआईए ने जो जांच की, उसकी जो रिपोर्ट 90 दिन के अंदर न्याय व्यवस्था में सबमिट होनी चाहिए, वो हुई ही नहीं। और इसीलिए ये डीएसपी को, देविंदर सिंह को और पुलवामा का मास्टरमाइंड नवीद बाबू को और उनके सारे साथियों को छोड़ दिया गया। अब आप मुझे बताइए, सरकार ने सीबीआई को, एनआईए को, किसी को कुछ नहीं पूछा कि आप 90 दिन के अंदर चार्जशीट सबमिट क्यों नहीं कर पाए? क्यों नहीं पूछा? पूछने की ज़रूरत ही नहीं। आदेश ही उनका था कि भाई सबमिट मत करना, इनको छोड़ना है, और छोड़ दिए गए। किसी ने सवाल नहीं उठाया। विपक्ष ने थोड़ा बहुत सवाल उठाया, लेकिन वो भी क्या करेंगे बेचारे, उनके भी तो हाथ पत्थर के नीचे है। उनके पीछे भी ईडी लगा दिया जाता है। उन्होंने भी भूतकाल में बहुत भ्रष्टाचार किया है, कौन जेल में जाएगा? तो अब मुझे बताइए कि जो मुख्य आतंकवादी है वो कौन है? वो पाकिस्तान से आते हैं? बिल्कुल नहीं, उनको बाकायदा बुलाया जाता है प्लानिंग के साथ। जो सच्चे आतंकवादी है वो हमारे संसद में बैठे हुए हैं, हमारे देश के सत्ता में बैठे हुए हैं। यही लोग प्लान करते हैं। पिछली बार जब अजमल कसाब आया था, उसकी गैंग आई थी, ठीक है, वो भी बहुत अच्छी तरह से भारत में पहुंच गए थे, मुंबई में पहुंच गए थे।
बदला लेना था 3 अफसरों का। अशोक कामटे और वो जो 3 अफसर थे उनको मारना था। सबको बिल्कुल इकट्ठा किया गया, एक जगह पे बुला लिया गया और उसके बाद उनको मारने का मौका प्राप्त हुआ और इन लोगों ने, तब के आतंकवादियों ने उनको मार दिया, क्योंकि उनको मालेगांव में जो बम ब्लास्ट हुआ था उसकी जो आरोपी थी साध्वी, उसको बचाना था। अब ये कौन लोग हैं आप भी जानते हैं। फिलहाल साध्वी के बारे में एनआईए ने कहा कि उसको फांसी दी जानी चाहिए, क्योंकि वही मालेगांव की मेन आरोपी है। लेकिन वो कहाँ बैठी है? संसद में, एमपी के तौर पर। वो जेल में थी, उसको छुड़ाकर, उसको चुनाव लड़वा कर, उसको जिता कर जब संसद में बिठाया जाता है तो आप समझिए कि सच्चे आतंकवादी कौन है। हमारे देश में जो रंगा बिल्ला है वही सच्चे आतंकवादी है। हम कहाँ पाकिस्तान में ढूंढ रहे, कहाँ इधर उधर ढूंढ रहे, हमारे देश में ही, हमारा देश ही आतंकवादियों के हाथ में है, जो हमेशा चुनाव आते हैं तभी ऐसी घटनाएं होती है। पिछली बार बिहार में चुनाव थे, बिहार रेजिमेंट और चाइना के सैनिकों में एक भिड़ंत की गई और उसमें कुछ 30-40 बिहार रेजिमेंट के सैनिक मारे गए। अब होना क्या था कि ये सारे शव बिहार में जाते और फिर वहाँ पे एक देशभक्ति का माहौल बनता और ये सरकार में बैठे हुए कुछ बेशर्म लोग हैं वो वोट मांगते। जैसे कि पुलवामा में मोदी जी ने कहा था कि जो फर्स्ट वोटर है, जो पहली बार वोट कर रहे हैं, वो उन शहीदों के नाम पर हमें वोट करे। अरे कितनी बेशर्मी की भी कोई हद होती है। तो कुछ लोग हैं, कुछ पार्टियां हैं, उनके पास उन्होंने जो देश में कुछ अच्छा किया हो ऐसा कुछ बताने के लिए होता ही नहीं है, तो फिर क्या करें? जनता को बेवकूफ़ बनाए, इस तरह का जो संवेदनशील कोई घटना को अंजाम दे और फिर लोगों की जो हिंदुत्व की भावना है वो जगाए और फिर उनसे वोट हासिल करे। फिलहाल जब ये हमला हुआ तो मोदी जी कहीं विदेश जा रहे थे, सऊदी में जा रहे थे, लेकिन उन्होंने जो अपना दौरा है वो बीच में छोड़ के वो रिटर्न आ गए। अब पायलट साला मूर्ख, उसने सीधा मोदी जी को बिहार के चुनाव प्रचार में पहुंचा दिया। क्या बेशर्मी है। एक तरफ मेन स्ट्रीम मीडिया कह रहा है कि मोदी जी ने अपना दौरा अधूरा छोड़कर वो रिटर्न आ गए क्योंकि पुलवामा में हमला हुआ, और वो गए कहाँ? सीधे बिहार के प्रचार में। भैया ये जो घटनाएं होती है, जैसे पुलवामा हो, जो भी घटना होती है इस तरह की, कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि इस तरह से हमारे सैनिकों को मरवा के, और वो ख़ास तौर पर पाकिस्तान से आए हुए आतंकियों के हाथों से मरवा के यहाँ वोट मिलते हैं, हिंदू जाग जाते हैं, हिंदू के मन में देशभक्ति की भावना जाग जाती है, और जो झूठी देशभक्ति हो किस में भरी पड़ी है। ये हमारे जो रंगा बिल्ला है ये ही देश के सच्चे आतंकवादी है। आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, जैसे बाबरी मस्जिद गिरी, किस वजह से गिरी थी? सत्ता में आने के लिए गिरी थी ताकि हिंदुओं को उकसाया जाए। गोधरा हत्याकांड हुआ था, किसने करवाया था पता चला आज तक? बिल्कुल नहीं चला। गोधरा हत्याकांड के बाद में गुजरात दंगे हुए थे, वहाँ पे बिल्किस बानो जैसी कई औरतों पर अत्याचार हुआ, हजारों लोग मारे गए, जिनका आंकड़ा जो हमारे सामने है वो गलत है, झूठ है। उसका जिम्मेदार कौन था और वो किस लिए की गई थी? उसके बाद मुंबई में बम ब्लास्ट हुआ था, वो किसका रिएक्शन था? आज तक कितने सैनिक मारे गए, कितने निष्पाप लोग मारे गए, बस एक सत्ता के खातिर, सत्ता हासिल करने के लिए ये सब खेल चल रहा है शुरू से लेकर अभी तक। और ये करने वाले रंगा बिल्ला है, जो खुली तरह, मतलब जिनको एक वक्त में न्यायालय ने कहा था कि एक इसमें से जो है वो नफरत फैलाने वाला है और दूसरा जो है वो खतरनाक है, देश में रहने के लिए लायक नहीं, जिसको तड़ीपार किया गया था, ऐसे जो लोग हैं उनको अभी, उनके हाथ में अभी सत्ता है। तो इनके पास कोई अपनी अच्छाई बताकर सत्ता पाने के लिए कोई
कोई बात नहीं होती है, इसीलिए लोग ऐसे घटना को अंजाम देकर आज तक सत्ता में टिके हुए हैं। देश को खोखला किया जा रहा है, क्षयग्रस्त किया जा रहा है, कई तरह के कर्जे लिए जा रहे हैं, कई तरह से लूटा जा रहा है, टैक्सेस बढ़ाए जा रहे हैं, जो एजुकेशन है ख़त्म किया जा रहा है। देश कहाँ जा रहा है आपको पता नहीं चल रहा है। यहाँ कोई लोकशाही, लोकतंत्र वगैरह कुछ नहीं है, सीधा ईवीएम को मैनेज करके चुनाव जीते जा रहे हैं। वरना इन लोगों में क्या अच्छाई है जो लोग इनको वोट दे रहे हैं। साथियों, पूरी तरह देश गलत लोगों के हाथ में चला गया है और इनके हाथों से देश निकालने की कोई गुंजाइश भी नहीं है, क्योंकि जो विपक्ष है वो डरा हुआ रहता है हमेशा कि अगर हम ज़्यादा आवाज़ उठाएंगे तो हमारा जो पिछला भूतकाल है उसको निकाला जाएगा, खंगाला जाएगा और हमको जेल में डाल दिया जाएगा। रहा सवाल जनता का, जैसे कि श्रीलंका में हुआ, जैसे कि बंगाल में हुआ, वहाँ के लोगों ने सत्ता को उखाड़ फेंका। यहाँ ऐसा कुछ नहीं होने वाला है भारत में, क्योंकि हम सब बटे हुए हैं, एक साथ नहीं है। कोई दलित है, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, भारतीय कोई नहीं है। इसलिए यहाँ ऐसा भी कुछ होने वाला नहीं है। हमको गुलामी की आदत पड़ी है। पहले हम मुग़लों के ग़ुलाम थे, फिर अंग्रेज़ों के ग़ुलाम थे, आज हम 2 गुजराती लोगों के ग़ुलाम हैं। कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमको। हमारे बच्चों का भविष्य पूरी तरह बिगाड़ दिया जा रहा है। कोई भविष्य नहीं है उनके पास। आज जितने पढ़े लिखे युवा है उन सबको नौकरी नहीं है। कोई चिंता नहीं है आपको, धर्म की पड़ी है। धर्म के नाम पर आप लोग वोट देते हो। आज भी चुनाव में कोई अच्छा आदमी खड़ा रहता है तो उसको वोट नहीं दिए जाते। यहाँ पे जितना गुंडा हो, बदमाश हो, रेपिस्ट हो, जितना गुनहगार हो, उसके पीछे लोग जाते, उसको वोट देते हैं। ये यहाँ की जनता है। अब कोई सज्जन व्यक्ति चुनाव में खड़ा रहकर ये सारी परिस्थितियों को कैसे बदल सकता है? मुझे बताइए। एक वोट के 1000 रुपये देने पड़ते हैं। कहाँ से वो सज्जन व्यक्ति 1000 रुपये प्रति वोट कैसे खरीद सकता है? नहीं खरीद सकता। उसके बाद कुछ वोट जो है वो सज्जन व्यक्ति जाति के नाम पर नहीं मांग सकता, धर्म के नाम पर नहीं मांग सकता, और आप लोग फिर उसे वोट नहीं दोगे, क्योंकि वोट तो जाति पर दिए जाते हैं, धर्म पर दिए जाते हैं। कुछ लोग वोट शराब लेकर देते हैं, कुछ नॉनवेज खाना लेकर देते हैं। ये हालात हैं हमारे लोकतंत्र के। तो ये तो वही कर सकते हैं जिन्होंने पैसा कमाया है, जिनके पास पैसा है और जिनका उद्देश्य समाज सेवा नहीं बल्कि समाज सेवा के नाम पर सत्ता में जाकर मलाई खाने का है, पैसा कमाने का है। तो इस तरह से सारा माहौल बिगड़ चुका है। कोई चीज़ ठीक नहीं है, ठीक होने के आसार भी नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा महाकाय देश, 140 करोड़ लोगों को समझाना आसान बात नहीं है। और वैसे भी उनकी जो मानसिकता है, बुद्धिमत्ता है, वो इतनी नहीं है कि उनको सारी सच्चाई समझ में आए। उनके बुद्धि में आकलन शक्ति ही नहीं है। उनको जो मीडिया द्वारा या किसी भी लोगों द्वारा जो भटकाया जाता है, जो बताया जाता है, वो उसी को सच मानते हैं। उनको उसका एनालिसिस करने की उनके ब्रेन में ताकत ही नहीं है, उतनी उनकी क्षमता ही नहीं है। जैसे कंप्यूटर की क्षमता होती है, बहुत ज़्यादा रैम हो, बहुत ज़्यादा उसका हार्ड डिस्क की कैपेसिटी हो, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है, ज़्यादा जल्दी काम करता है, फास्ट करता है, सब कुछ करता है। उसी तरह ये लोग हैं कि उनकी क्षमता नहीं है, इसलिए ये एनालिसिस नहीं कर सकते। ये खाली सुनते हैं और सच मानते हैं। अभी सुनते किसका है? जो बड़ी आवाज़ में बोलता है, बहुत बार बोलता है, उसका ये लोग सुनते हैं। हमारे जैसे जो लोग हैं वो कुछ भी सच्चाई बताए, ये सच्चाई लोगों तक जाती नहीं और वो मानते ही नहीं, क्योंकि उन पर पहले से ये प्रोपेगेंडा का असर बहुत ज़्यादा होता है। तो ये सारी चीज़ें बदलना बहुत मुश्किल है। साथियों, क्या होगा आगे हम नहीं जानते, लेकिन जनजागृति हो या सत्ता पलटने की कोशिश हो, सत्ता में आने की कोशिश हो, या कुछ भी जो देश के हित में हो, वो करने की हम लोग इच्छा रखते हैं, वो ज़रूर करेंगे। आप कुछ नहीं तो वीडियो अगर आपने ये देखा हो तो इसको फॉरवर्ड कीजिए, लाइक कीजिए। लाइक ना भी करें कोई बात नहीं, लेकिन फॉरवर्ड ज़रूर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँचे कि हमारे देश में
जो आतंकवादी है पाकिस्तान से नहीं आते, उनको लाया जाता है, उनको बुलाया जाता है, प्लानिंग किया जाता है और फिर यहाँ आतंकवादी हमले कराए जाते हैं चुनाव के खातिर, वोटों के खातिर। ये कौन सा तरीका है? आज तक कभी आप किस धर्म के हो पूछकर किसी आतंकवादी ने हमला नहीं किया। उसमें कहीं मुसलमान भी मरे और कहीं हिंदू भी मरे। आज कश्मीर में, मैं भी कश्मीर घूम के आया हूँ, वहाँ के मुसलमान बिल्कुल डिसेंट है, उनमें कोई देश के प्रति देशद्रोह नहीं है और ना ही कोई गुस्सा है हिंदुओं के प्रति, कुछ नहीं है। वो लोग बड़े नम्रता से पेश आते हैं, बड़े ऑनेस्टली पेश आते हैं, ना किसी औरत को बुरी नज़र से देखते हैं, ना किसी हिंदू को गलत नज़र से देखते हैं। मैंने तब भी देखा है, आज भी कई सारे प्रूफ सामने आए हैं कि वहाँ के जो घोड़े वाले थे या कश्मीरी लोग थे, उन्होंने जो जख्मी लोग थे उनकी किस तरह से सहायता की। ये तो जानबूझकर धर्म पूछकर मारना, ये सब प्लानिंग है। आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता और उनको धर्म से कोई लेना देना नहीं। अगर वो हमला करते तो भारतीयों के खिलाफ करते। वहाँ जो भी थे घाटी में, पहलगाम में, वो सारे भारतीय थे, चाहे वो फिर मुसलमान हो या कोई भी हो, उनको मारना ही इनका मकसद था। ये पाकिस्तानी थे और भारतीयों को मारना इनका मकसद था, तो धर्म पूछने की क्या ज़रूरत थी। लेकिन मेन मुद्दा उसका यही है कि उन्होंने धर्म पूछकर गोली मारी। तो ये सब प्लानिंग है कि भाई धर्म पूछ कर गोली मारना, फिर उसको हम हवा देंगे और फिर आने वाले जो 2 राज्यों के चुनाव है उसमें हमें भारी वोट मिलेगा। यही सारे हमलों के पीछे की कहानी होती है। तो साथियों, थोड़ी समझने की कोशिश कीजिए क्रोनोलॉजी को। ये लोग जो है बहुत खतरनाक है और ये सारे देश के साथ अलग अलग तरीके से खेल रहे हैं। इसको समझना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद।